नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डी सर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आपका संसद। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम दोस्तों? आपकी संसद पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कौन से एग्जाम के लिए दोस्तों पढ़ रहे हैं हम। संसद टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है दोस्तों आपका, और इसके अलावा दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी है। इसके अंदर है दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी है। वही बात करें दोस्तों इनका जो एमसीक्यू करेंगे हम संसद की, क्या करेंगे दोस्तों? हम एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? हम एमसीक्यू का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों ये एमसीक्यू कहाँ से लेके आपकी, वो लेके देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपका कलाम पब्लिकेशन यानी कलाम बुकलेट से ये एमसीक्यू लेके। सबसे पहले हम जब भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो आपको ये पता होना कि संसद जो टॉपिक है यहाँ से पहले किस प्रकार से यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा चुके हैं, यानी पृष्ठभूमि आपको याद होनी चाहिए, रूपरेखा आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों पहला टाइप आपका पूछा जाता है संसद से, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों संसद की शक्तियों से। संसद की शक्तियों से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शक्तियों से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपकी संसद की जो विभिन्न समितियां हैं, तो इन समितियों से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। समितियों में कौन सी कुल कितनी समितियां, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कौन सी स्थायी समितियां हैं, कौन सी अस्थायी समितियां हैं, कौन सी समितियां का क्या है, कौन सी समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं इसके अंदर, संसद के अंदर। फिर तीसरे अनुच्छेद की बात, तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं या टाइप की बात करते हैं, वो पूछा जाता है दोस्तों आपके अनुच्छेद से। कहाँ से पूछा जाता है दोस्तों? आपके अनुच्छेद से पूछा जाता है। देखिए अनुच्छेद की बात करें, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर है। यदि हम भाग 5 के अंदर संघीय सरकार, आपने पढ़ा होगा टॉपिक, हमने पीछे पढ़ा संघीय सरकार के अंदर, जिसमें राष्ट्रपति पढ़ा हमने, प्रधानमंत्री पढ़ा हमने, मंत्रिपरिषद भी पढ़ा, उसी के अंदर दोस्तों आपकी संसद का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 152 अनुच्छेद 52 से लेकर दोस्तों आपके अनुच्छेद 151 तक है। किसका उल्लेख है दोस्तों? संघीय सरकार को लेकर भाग 5। लेकिन भाग 5 के दूसरे अध्याय की बात करें जिसमें अनुच्छेद 79 से लेकर दोस्तों आपके अनुच्छेद 122 तक है, किसका उल्लेख है दोस्तों? आपकी संसद का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यहाँ से बहुत बारी अनुच्छेद क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे सीधे आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी यहाँ पर विधायी शक्तियाँ हो चाहे आपकी न्यायपालिका शक्तियाँ हो, तो सारे क्वेश्चन आपकी संसद से आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों संसद के सदस्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा से बात करें, इन सदस्यों से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। आज तक की बात करें 2025 में यहाँ से कठिन क्वेश्चन भी पूछा गया था, जहाँ पर विधायी शक्तियों का क्वेश्चन था, जो आज हमने आपके ग्रुप के अंदर आपको डाला है, अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आज का जो क्वेश्चन डाला दोस्तों, वो 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा कठिन लेवल और उच्च स्तरीय क्वेश्चन था, और इसी वजह से आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस में कितने दोस्त पास हुए थे, ठीक है। वो क्वेश्चन एक उनमें से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, अपने टेलीग्राम के ऊपर डाला है, और टेलीग्राम के ऊपर देख सकते हो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन यानी कितने परसेंट, मात्र 11% या 12% लोगों ने अभी तक बात करें दोस्तों ने उसका आंसर दिया है सही की बात करें, बाकी सभी ने उसका आंसर गलत दिया। और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, भाषा लंबी है, उसमें एक जटिल भाषा का उल्लेख किया गया है, लेकिन यदि आप शब्दों को पकड़ना जानते हो, यदि शब्दों के जरिए आपने पढ़ा है टॉपिक को, तो वो क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है। यदि आपने अच्छे से टॉपिक को क्लियर किया है, बहुत सी एक शब्द एक दो शब्द ऐसे है जिनकी शब्द पकड़ सकते हो, और वहाँ से वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत होता है, और वहाँ से क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करें वैसे क्वेश्चन 2025 या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन एमसीक्यू की बात करें, इनका यदि आप टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट के लिए दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो अपना ऐप है, और ऐप का नाम है दोस्तों PAP बाय DK सर। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? PAP बाय DK सर। दोस्तों इस ऐप पे क्या क्या विशेषता है यहाँ पर बात करते हैं। जो आपका कलाम सिलेबस है दोस्तों, सबसे पहले बात करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। जो आपका कलाम का टेस्ट सिलेबस है दोस्तों, इस सिलेबस के अनुसार दोस्तों इस ऐप के ऊपर सबसे पहले होता है आपके दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट, और टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। फिर दोस्तों आपका होता है वीडियो एनालिसिस, जो आप देख रहे हो अभी, ये वीडियो एनालिसिस जो हम क्वेश्चन करेंगे इनका टेस्ट हो चुका है। फिर इनका वीडियो एनालिसिस प्लस एनालिसिस की PDF भी दोस्तों यहाँ पर मिलती है। फिर दोस्तों इसी टेस्ट पर आपको साप्ताहिक टेस्ट मिलता है आपका। कौन सा टेस्ट है? साप्ताहिक टेस्ट। यानी उस साप्ताहिक टेस्ट के अंदर वीक के अंदर हमने जितने टॉपिकों के क्वेश्चन टॉपिक वाइज टेस्ट किए एक वीक के अंदर, उन सभी टॉपिकों के मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं साप्ताहिक टेस्ट के अंदर। जिस प्रकार कलाम की जो टास्क आधारित टेस्ट चल रही है वो टेस्ट मिलता है। इसके अंदर दोस्तों PDF आपको बिल्कुल क्लीन PDF मिलती है, जिसे आप प्रिंट निकलवा सकते हो, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों इसका ऑनलाइन एक्सेस भी मिलता है, जिस पर आप साथ में आंसर सबमिट करके अपना आकलन भी कर सकते हो। इन दोनों का एनालिसिस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो एनालिसिस मिलता है, जो आपने देखा होगा। अब तक हमने सेकेंड ग्रेड की बात करें, माइनर टेस्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो माइनर टेस्ट 5 से कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो एनालिसिस के माध्यम से। और वीडियो एनालिसिस की PDF भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? आपको PDF भी देखने को मिलती है।
उसके बाद हम जैसे दोस्तों आपका रिवीजन टेस्ट इन सेकंड ग्रेड का जो टेस्ट सीरीज है वो उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 4 तक, फिर आपका रिवीजन टेस्ट, फिर आपका माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 8 तक, फिर रिवीजन टेस्ट, फिर दोस्तों 8 से लेकर 12 तक, फिर रिवीजन टेस्ट, फिर आपकी फुल टेस्ट। और आपकी जो फर्स्ट ग्रेड है उसको 2 भागों के अंदर बांटा गया, आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आपका रिवीजन टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट है, और फिर आपके 6 से लेकर 10 टेस्ट होंगे, फिर आपका मेजर टेस्ट 2 होगा जो रिवीजन टेस्ट होगा, फिर आपके फाइनल टेस्ट और एक प्री एग्जाम होगा। तो इन दोस्तों मेजर टेस्टों के लिए जो रिवीजन टेस्ट होंगे वहाँ पर कलाम आपको एक सप्ताह टेस्ट एक देता है, लेकिन हम यहाँ पर रिवीजन टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। और रिवीजन टेस्ट की बात करें तो आपके 3 मेजर टेस्ट है सेकंड ग्रेड के अंदर, तो 18 टेस्ट मिलेंगे। और आपकी फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो आपके 2 है, तो आपके 12 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे रिवीजन टेस्ट के अंदर। चौथे टेस्ट मिलेंगे दोस्तों, इसके ऊपर आपको एग्जाम तक ये टेस्ट चलेंगे, यानी डेली मॉक टेस्ट होंगे, और जितने आप टेस्ट दे पाओगे उतना ही आपका स्कोर बढ़िया रहेगा, और आपका सिलेबस भी अच्छा कवर होगा, और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों आपको एग्जाम के अंतिम समय में दोस्तों कलाम क्या देता है, आपको जिस्ट देता है। तो जिस्ट आधार टेस्ट आपके दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें, आपकी जो सब्जेक्ट है बुक मिलेगी, एक सब्जेक्ट जैसे राजस्थान भूगोल का एक जिस्ट मिलेगा, तो उस भूगोल की बात करें उस जिस्ट के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टेस्ट बन सकते हैं, आपके 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, वो मिलेंगे। राजस्थान कला संस्कृति का एक जिस्ट मिलेगी, उसके अंदर जितने क्वेश्चन है टॉपिक है, जिन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए होते हैं जिसमें आप रिविजन करो तो अपने वो फैक्ट आपको याद हो जाए जो हमें लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम जरूरी है, और वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना 90% से लेकर 99% होती है। वो टॉपिक जिस्ट के अंदर मिलते हैं जो आपने देखा होगा। तो जिस्ट आधार टेस्ट आपको दोस्तों मिलेंगे, यानी बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर दोस्तों फाइनल टेस्ट की बात करें तो साप्ताहिक फाइनल टेस्ट तो मिलेंगे आपके, जैसे कलाम की 4 फाइनल टेस्ट है, कितने आपके 4 है। लेकिन यहाँ पर फाइनल टेस्ट का दोस्तों अपना टारगेट कितना है कि एग्जाम तक जैसे बात करें, आपकी फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो आपकी टेस्ट सीरीज लगभग आपकी बात करें 5 मई या 10 मई तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। लेकिन आपकी एग्जाम कब से है दोस्तों, आपकी एग्जाम आपकी 31 मई से। एग्जाम कब से आपकी 31 मई। तो दोस्तों इस फाइनल टेस्ट का टारगेट क्या है आपके, लगभग जो आपके एग्जाम से पहले, जैसे कलाम का प्री एग्जाम कब आपका फर्स्ट ग्रेड का देखना, यदि 15 मई को एग्जाम है, 10 मई को मेरे हिसाब से 10 मई को फाइनल टेस्ट 4 है, उससे पहले ही प्री एग्जाम हो जाएगा। तो 10 मई आपका लास्ट माने तो 20 दिन आपके शेष बचते हैं। तो इन 20 दिनों में कम से कम दोस्तों डेली टेस्ट देंगे हम। क्या देंगे दोस्तों हम, डेली टेस्ट। और दोस्तों डेली टेस्ट कम से कम 15 दिन भी बचते हैं, तो आपका दोस्तों 15 टेस्ट मिलेंगे फुल टेस्ट, ऐसे नहीं दोस्तों फाइनल यानी फुल टेस्ट होंगे फुल सिलेबस से 15 टेस्ट मिलेंगे, यानी रोज का एक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो किस पर है दोस्तों, आपकी पीएपी बाय डीके है पर। ये कंटिन्यूटी आपको प्रैक्टिस करवाएगा आपके एग्जाम के अंदर तक, जहाँ तक आपकी एग्जाम है वहाँ तक। और बात करें फर्स्ट ग्रेड का आधा सिलेबस हो चुका है, सेकंड ग्रेड के माइनर टेस्ट से 3 तक आपका कंप्लीट हो चुके हैं टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके, और मैं जो माइनर टेस्ट है वो भी आपके सप्ताह टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये तो है आपका पीएपी बाय डीके सर ऐप की बात करें, टारगेट है ये आपका, क्योंकि एक तरह से एक टेस्ट आपके लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों, इतने टेस्ट दे रहे हो तो पता नहीं फीस कितनी होगी। फीस का भी तो सवाल होता है ना। जैसे कलाम की एक साप्ताहिक टेस्ट देता है, उसके अंदर 800 रुपये आपका ऑनलाइन लेता है, ऑफलाइन आपकी 3600 से लेकर कभी टेस्टों की 4500 रुपये भी है। लेकिन दोस्तों पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो फर्स्ट ग्रेड है इसकी फीस कितनी है दोस्तों, इसकी फीस है दोस्तों मात्र 79 रुपीज़, और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और सेकंड ग्रेड की फीस है दोस्तों आपकी 49 रुपीज़, जिसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। यदि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ये सारा पेज एक तरह से आप, क्योंकि मात्र बहुत ही ना की शुल्क जो आपके पैसे इसलिए लिए जा रहे हैं, जो मालिक कंटेंट वगैरह है, जो पीडीएफ वगैरह बनाने वाले हैं उसके लिए, बाकी ऐसी को नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके अलावा भी बने। बहुत ही अच्छे आपकी दुआओं से हम बात अच्छी पोजीशन पर हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं कि हम लालच करें। लेकिन इन चीज़ों के माध्यम से दोस्तों आपको आकलन से अपने सभी दोस्तों की बात करें, ज़्यादातर दिक्कतें बहनों को आती है, क्योंकि बहनें इतना परचेज नहीं कर पाती है, और वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो चूक जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, ना तो वो टीवी में आ सकती है, घर पर रह के पढ़ाई करती है। तो उनके लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा ऑफर है एक तरह से। और आज के लिए तो वैसे ऑफर, आज महिला आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो 49 रुपीज़ बहुत ज़्यादा कम है। किसी भी कोचिंग के इतनी पैसे नहीं, और इतने सारे आपके टेस्ट आपको मिल सकते हैं, कभी नहीं। ठीक है, इसमें लूटने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रूफ आप क्या बोलोगे दोस्तों, प्रूफ। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के आपके आधे टेस्ट हो चुके हैं, आपके आधे टेस्ट यानी कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड ग्रेड के दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 3 तक का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मिल रही है आपकी पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर। एक बार विजिट कीजिए, देखिए, आकलन कीजिए, फिर आपको दोस्तों विश्वास हो जाएगा। नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों, संसद पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम आज संसद के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए। फिर दोस्तों कलाम बुकलेट को हम एनालिसिस करेंगे काफी क्वेश्चनों के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपके अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई, संसद को, राज्य की
विधानसभा को, पंचायती राज संस्थाओं को, भारत के राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी संसद को देगी। किसको देगी दोस्तों, आपकी संसद को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अवशिष्ट विषयों की बात करें तो भारतीय संविधान की बात करते हैं दोस्तों। आपके भारतीय संविधान किस कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, आपके भारतीय संविधान की बात करते हैं। और भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दोस्तों आपके अवशिष्ट विषयों का उल्लेख किया गया है, वो क्या गया दोस्तों, आपके अनुच्छेद 248 अनुच्छेद 248 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया। और दोस्तों ये अधिकार किसको दिया गया, आपके दोस्तों संसद को दिया गया। ठीक है, संसद को यह अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, नोट लगा के, अवशिष्ट विषयों अधिकार किसको दिया गया दोस्तों, ये कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया दोस्तों, आपके संसद को दिया गया। यहाँ पे ये तो याद हो गया, लेकिन दोस्तों ये अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया, यानी केंद्र सरकार को दिया गया है। ये प्रावधान किस देश से लिया गया दोस्तों, प्रावधान की बात करें तो ये प्रावधान लिया गया दोस्तों अपने कनाडा से। कौन से संविधान से लिया गया दोस्तों, आपके कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से लिया गया है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपका। अनुच्छेद 148 में दोस्तों उन विषयों पर कानून बना सकता है जिनका उल्लेख है, यानी अवशिष्ट विषयों की बात करें, जिनका उल्लेख लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी आपके खतरनाक आधारित क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कोट आधारित में, कि अवशिष्ट शक्तियों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। आपका क्वेश्चन पूछा गया भेजे दोस्तों। वह विषय होते हैं, वह विषय जिनका उल्लेख बात करें दोस्तों आपकी संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी आपकी दोस्तों, समवर्ती सूची। इन तीनों के अंदर दोस्तों आपके उल्लेख नहीं है, यानी बात करें इन तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं है, वह विषय क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। तो वह विषय क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए अवशिष्ट विषय क्या होते हैं दोस्तों। जो आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में तीनों में उल्लेख नहीं है, वो विषय कौन से होते हैं, आपके अवशिष्ट विषय होते हैं। और अवशिष्ट विषयों का उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया, आपके अनुच्छेद 248 में किया गया। अनुच्छेद 248 में समवर्ती या राज्य सूची में लिखित नहीं होने वाले मामले पर कानून बनाने का निर्णय अधिकार किसमें, संसद के पास है। अनुच्छेद 248(2) में संसद को इन मामलों में अवशिष्ट कर लगाने की अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 248 में इन मामलों में जो अवशिष्ट कर है वो लगा सकता है। सातवीं अनुसूची की बात करें, सातवीं अनुसूची की दोस्तों आपकी प्रविष्टि 97 है, ये संघ सूची के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों को रेखांकित करता है। दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछिए, किस अनुसूची 7 की बात करते हैं जिसमें विषयों का बंटवारा है आपका। अनुसूची कौन सी आपकी 7। इसके अंदर दोस्तों अनुसूची 7 की जो आपकी प्रविष्टि है दोस्तों आपकी 97 है। प्रविष्टि कौन सी आपकी 97 दोस्तों आपकी प्रविष्टि 97 के अंदर दोस्तों आपकी अवशिष्ट यानी बात करें विषयों का उल्लेख किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक प्रावधान खास से लिया गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों कौन सी अनुसूची की कौन सी प्रविष्टि में दोस्तों आपके अवशिष्ट विषयों को शामिल किया गया, तो प्रविष्टि 97 के अंदर शामिल किया गया। यह अधिकार किसको दिया गया दोस्तों, आपके संसद को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपकी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है, देखो करारोपण की यानी कर लगा सकता है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है दोस्तों, संसद के पास है। करारोपण किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, आपके अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अभी हमने देखा अनुच्छेद 248(2), अनुच्छेद 248(2) याद करना दोस्तों। इस अनुच्छेद के दोस्तों आपके संसद को इन मामलों में अवशिष्ट कर लगाने का अधिकार है। संसद को इन मामलों में जो अवशिष्ट होते हैं, इन मामले की बात करें दोस्तों आपके यानी कि अवशिष्ट विषय हैं, मामलों में कर लगाने का अधिकार है, कर लगाने का
अधिकार है। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो किसका है दोस्तों आपके संसद को है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद की बात करें दोस्तों आपके, देखो संसद की बात करें दोस्तों, संसद का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों आपके, संसद का उल्लेख मिलता है दोस्तों आपके अनुच्छेद 79 के अंदर। किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों आपके, संसद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था दोस्तों, सेंट्रल काउंसिल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है और आपको आंसर बताना है कमेंट के अंदर, फटाफट बताइए भाई दोस्तों। तो क्या नाम था दोस्तों आपकी, काउंसिल ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके अधिनियम बात करें आपकी, इस बार आपके सेकंड ग्रेड के अंदर तो 1919 और 1935 का अधिनियम हट चुका है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोस्तों 1919 है अधिनियम और 1935 भी। लेकिन सेकंड ग्रेड के टेस्ट के अंदर आपने देखा होगा माइनर टेस्ट आपका एक हुआ था। माइनर टेस्ट एक के अंदर दोस्तों संविधान के निर्माण के अंदर आपके 1919 और 1935 के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, ठीक है, इन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें दोस्तों, सबसे पहले ये दो स्टेट किस प्रकार से बने थे, यानी राज्यसभा और बात करें आपके लोकसभा की बात करें, इससे पहले जो आपके थे विधान परिषद और आपके दोस्तों क्या थी आपकी राज्य परिषद, विधान परिषद और क्या थी दोस्तों आपके राज्य परिषद थी। यहाँ पर बात करते दोस्तों कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करते, भारत शासन अधिनियम कौन सा था दोस्तों आपके 1919। तो इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जुड़ी हुई है अपनी। और दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसे उपनाम यानी उपनाम क्या है दोस्तों इसका, यानी दूसरा नाम क्या है, इसे दोस्तों आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आयोग भी अधिनियम भी बोलते हैं दोस्तों आपके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं दोस्तों। इस अधिनियम के अंदर दोस्तों आपके केंद्रीय स्तर पर एक स्तरीय विधान परिषद के स्थान पर, आप याद कर लेना दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक स्तरीय विधान परिषद के स्थान पर, एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। कब बनाया गया था दोस्तों आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर। इंपॉर्टेंट लाइन है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों क्वेश्चन, तो सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। देखो पॉइंट टू पॉइंट इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में हम एक एक पॉइंट को समझेंगे ना, तब जाके हम पॉलिटिकल साइंस को समझ पाएंगे अच्छे से। दोस्तों द्विसदनीय यानी दो सदन कौन कौन से बनाए गए आपके, वो याद होनी चाहिए आपको। तो दोस्तों एक सदन को बोला गया दोस्तों आपके राज्य परिषद, और दूसरे सदन को क्या बोला गया दोस्तों आपके विधानसभा। तो दोस्तों राज्य परिषद को बोला गया था हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या बोला गया था राज्य परिषद को, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया था। और पूर्ववर्ती सदन का नाम भी क्या था दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस राज्य परिषद को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों आपके, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपका। और आपकी विधानसभा को जाना जाता था दोस्तों आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लिख देता हूँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव का असेंबली
तो सीधे से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि ये प्राचीन नाम थे, पूर्ववर्ती नाम थे, कब आए थे सबसे पहले? वो आए थे दोस्तों आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर। कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम? संसद पढ़ रहे हैं, और अधिनियम कौन सा पढ़ रहे हैं? 1919। देखो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है, यानी उस निकाय का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा, तो वो होता है दोस्तों आपकी राज्यसभा। कौन होती है दोस्तों? आपकी राज्यसभा होती है। गैर सदस्य कैसे हो गया आपका दोस्तों? कैसे हो गया भाई गैर सदस्य? कैसे होता है दोस्तों? इसकी अध्यक्षता की बात करें, राज्यसभा का जो अध्यक्षता है वो करता है आपका गैर सदस्य। कैसे? वो करता है दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों आपके, उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। राज्यसभा क्या होता है दोस्तों आपके? राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। प्रधान सभापति होता है, यानी प्रधान अध्यक्षता करता है। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया दोस्तों। आप समझते कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपके राज्यसभा का प्रधान सभापति, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति होता है। बताओ भाई कौन से अनुच्छेद के तहत? तो हमने अनुच्छेद 64 पढ़ा था। कौन से अनुच्छेद के तहत? आपके अनुच्छेद 64 के तहत। होता है कि नहीं होता? अरे अनुच्छेद 63 के तहत आपका उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 63 में क्या आपका उपराष्ट्रपति का पद है दोस्तों आपके, और ये पद कहाँ से लिया गया दोस्तों? आपके अमेरिका से लिया गया। अमेरिका अभी चर्चा में दोस्तों, ईरान का युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता है, ठीक है। यानी गैर सदस्य होता है वो कौन होता है आपका दोस्तों? राज्यसभा का सदस्य होता है। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। और राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों आपकी, राज्यसभा का उल्लेख की बात करें भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों आपका? तो उल्लेख की बात करें दोस्तों आपके अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 79 में क्या पढ़ा? संसद। अनुच्छेद 80 के अंदर क्या पढ़ा दोस्तों हमने? क्या पढ़ा दोस्तों आपके? राज्यसभा पढ़ा। उच्च सदन भी बोलते हैं दोस्तों इसके। उपनाम की बात करते हैं दोस्तों, उपनाम क्या क्या है देखिए। उपनाम की बात करें तो उच्च सदन भी जाना जाता है राज्यसभा को, उच्च सदन। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, स्थायी सदन। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपकी राज्यों के सदन के नाम से भी जाना जाता है, राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर याद करो दोस्तों आपके अनुच्छेद की बात करते हैं आपके दोस्तों, अनुच्छेद कौन सा आपका? अनुच्छेद 81। अनुच्छेद आपका कौन सा दोस्तों आपका? 81। अनुच्छेद 80 के अंदर क्या उल्लेख है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अब आप आज तक आपने ये तो पढ़ा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों आपके? 250 होती है। और इस अधिकतम संख्या का उल्लेख किसमें है दोस्तों आपकी? किस अनुच्छेद के तहत आपकी अधिकतम 250 होती है आपकी? अनुच्छेद 80A के तहत। ये भी आप कमेंट में लिख लेना दोस्तों, ठीक है। और इनमें से 12 सदस्य दोस्तों आपके, इन 2 सदस्य हमने देखे, इनमें से दोस्तों आपके मनोनीत सदस्य कितने होते हैं आपके? मनोनीत कितने होते हैं दोस्तों आपके? होते हैं दोस्तों आपके 12 सदस्य। कौन करता है दोस्तों आपकी? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा। और दोस्तों यहाँ से निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं आपके? निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो होते हैं दोस्तों आपके 238 सदस्य। क्या होते हैं आपके दोस्तों? निर्वाचित होते हैं, जिनमें से राजस्थान कितने सदस्य शामिल है दोस्तों आपके? 10 सदस्य आपके राजस्थान के शामिल है। इसको थोड़ा सा 2 लिख देता हूँ, काफ़ी दोस्त प्रिंट भी निकलवाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा सही लिखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। आराम से करते हैं, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी 2 घंटे क्लास हो जाएगी, 1 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपको पता हो गया कि अधिकतम 250 हो सकते हैं, जिनमें दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, 238 आपके क्या होते हैं दोस्तों आपके? मनोनीत होते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट लगा के याद करना, नोट लगा के याद करना दोस्तों, वर्तमान की स्थिति के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितने हैं दोस्तों आपके। वर्तमान की बात करें दोस्तों आपके, तो वर्तमान के अंदर दोस्तों 245, वर्तमान कितने हैं दोस्तों आपके? 245 है।
इनमें से 12 तो मनोनीत है और दोस्तों निर्वाचित कितने आपके 233 मनोनीत और निर्वाचित। तो वर्तमान स्थिति भी हमने जान लिया। राज्यसभा का गठन दोस्तों 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? आपका गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 को। 1952 के अंदर दोस्तों राज्यसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और उस समय दोस्तों कुल सदस्य संख्या थी 216। उस समय सदस्यों संख्या कितनी थी जब गठन होता तब थी आपकी 216। इतना डीप नहीं जाएंगे, फिर आप बोलोगे सर आपने बहुत ज़्यादा डीप करा दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह कौन सा है? सही समूह कौन सा है? सबसे पहले दोस्तों बात करें इसमें राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपके मनोनीत किए जाते हैं? आपके अनुच्छेद आपके 83। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? आपका अनुच्छेद 83 है। देखो अनुच्छेद 80 के अंदर आपकी राज्यसभा अनुच्छेद 80 2 अभी हमने पढ़ा आपका दोस्तों, क्या पढ़ा हमने? 80 एक पढ़ा दोस्तों हमने, जिसमें अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। और आप पढ़ रहे दोस्तों आपके अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में क्या दोस्तों आपके मनोनयन, यानी सदस्यों का मनोनयन कुल कितने होते हैं दोस्तों आपके? अनुच्छेद 83 के तहत कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं आपके दोस्तों? कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों आपके मनोनीत होते हैं। कौन करता है दोस्तों मनोनीत? मनोनीत करता है दोस्तों राष्ट्रपति। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। याद करना दोस्तों अनुच्छेद 83 के अंदर है। और किससे संबंधित होते हैं दोस्तों आपके? तो दोस्तों 4 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। किसको मनोनीत करता है दोस्तों? किससे संबंधित होते हैं आपके? तो होते हैं आपके दोस्तों 4 क्षेत्र। कौन कौन से 4 क्षेत्र दोस्तों? आपका पहला क्षेत्र की बात करें दोस्तों आपका वो है आपका दोस्तों साहित्य। पहला क्षेत्र कौन सा? आपका साहित्य। दूसरे क्षेत्र की बात करें किससे जुड़े होते हैं आपके दोस्तों? विज्ञान से। और तीसरे बात करें दोस्तों कला से जुड़े होते हैं। और चौथा आपका जुड़ा होता है दोस्तों समाज सेवा से। समाज सेवा से। ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। संविधान में वर्णित सही समूह कौन सा है? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 में भी तो ये दे रखा है दोस्तों, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान। इसके अंदर एक दूसरा ले लेना सब दोस्तों, ठीक है। दोनों सेम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों आ सकते हैं, बी और डी। बी और डी दोनों कर सकते हो आप, क्योंकि सेम ही तो लिखे हुए हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितने होते हैं दोस्तों आपके? 12 सदस्य। और यदि राज्य विधान परिषद की बात करें तो राज्य विधान परिषद के अंदर भी दोस्तों आपके 6 सदस्य मनोनीत होते हैं। उसके अंदर जिन राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर है नहीं, लेकिन जिन राज्यों में है वहाँ पर, और उनके जो राज्यपाल नियुक्त करता है उसके अंदर दोस्तों आपके जो सहकारिता के सदस्य और आते हैं आपके, एक और जुड़ जाता है आपका। 5 सदस्य होते हैं आपके, 5 क्षेत्र से जुड़े हुए राज्य विधान परिषद में के अंदर में दोस्तों 4 क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका त्रुटिपूर्ण है, यानी सही नहीं है? संसद को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उससे किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आपका पहला बिल्कुल सत्य है। तो कौन से अनुच्छेद के अंदर दोस्तों ये लाइन लिखी हुई है? बार बार एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है। वैसे परिवेश का क्वेश्चन है आपका दोस्तों ये, लेकिन ये भी पूछा जा चुका है कि संसद को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों आपके अनुच्छेद 245 याद करना आपको। किसके अंदर उल्लेखित है दोस्तों? आपका ये प्रावधान अनुच्छेद 245 के अंदर किया गया है। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा दे रखा दोस्तों आपका, राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। दोस्तों ये भी उल्लेखित है आपके अनुच्छेद 245 के अंदर। बिल्कुल सत्य बात है। संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके। राज्यसभा अपनी कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के संकल्प में राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है।
तो क्या दे रखा है दोस्तों, ये उल्लेख तो सही है यहाँ तक। तो देखो राज्यसभा अपनी कुल संख्या के 2/3 बहुमत यानी अनुच्छेद 249 में ये उल्लेखित किया गया आपका, संकल्प राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। किस संकल्प में? नहीं दोस्तों, ये शब्द दोस्तों इसको त्रुटिपूर्ण बना रहा है। सदस्यों के बहुमत से, यहाँ पर बहुमत आना चाहिए था आपका, बहुमत से, ठीक है। राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 त्रुटिपूर्ण है दोस्तों आपका। हमें ये तो पूछा था त्रुटिपूर्ण। और दोस्तों राज्य क्षेत्राधित्य विधान बनाने की शक्ति भी दोस्तों किसमें दी गई है? आपके अनुच्छेद 249 के अंदर दी गई है। यानी संविधान के अंदर है राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो अनुच्छेद 250 के अंदर उल्लेखित किया गया। राष्ट्रीय हित लगे तो दोस्तों अनुच्छेद 249। यदि आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है तो ये प्रावधान है दोस्तों आपके अनुच्छेद 250 के अंदर। याद करना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? दोस्तों सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखो हम पढ़ चुके हैं पीछे, हमने पढ़ा था दोस्तों आपके अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(3) पढ़ा था। और उसके अंदर क्या था दोस्तों आपके, किसके प्रति होती है दोस्तों आपके? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों आपके मंत्रिपरिषद दोस्तों आपके प्रशांत पर्यंत बनी रहती है, किसके प्रति? प्रसाद पर्यंत। किसके प्रति बनी रहती है दोस्तों आपके? राष्ट्रपति के प्रति। ये उल्लेख इसमें दोस्तों आपके अनुच्छेद 75(2) के अंदर, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है आपका दोस्तों? एम अनंत सेनम एंगर राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। तो दोस्तों क्या जगह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे आपके? होते दोस्तों आपके एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे आपके दोस्तों? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे आपके? राज्यसभा के पहले उपसभापति। दूसरा दे रखा है दोस्तों आपके, वही याद कर लेना दोस्तों नोट लगा के। पहले सभापति कौन थे आपके दोस्तों? और सभापति कौन होता है दोस्तों आपके? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है आपका? उपराष्ट्रपति होता है। तो पहले कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे दोस्तों आपके? पहले सभापति थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। वही बात करें आपके दोस्तों, पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक की बात करें वो हुई थी दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को। कब हुई थी दोस्तों आपकी? 3 अप्रैल 1952 को क्या होती है दोस्तों आपकी? पहली बैठक होती है। तो दोस्तों पहला गलत हो जाएगा आपका, दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों, आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा का उपसभापति किस अनुच्छेद में यानी उपसभापति होगा, ये उल्लेख किसमें है दोस्तों आपके? अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 89 के अंदर। किसमें उल्लेख किया गया दोस्तों आपके? अनुच्छेद 89 के अंदर किया गया। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, कौन अधिकतम समय तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे? कौन अधिकतम समय तक लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में रहे? कौन थे भाई? वह व्यक्ति कौन था जो लोकसभा में अधिकतम समय तक रहे थे? बताओ भाई, राइट आंसर क्या जाएगा आपका? कमेंट के अंदर बताना है। नीलम संजीव रेड्डी, जी.एम.सी. बालयोगी, बलराम जाखड़, हुकुम सिंह। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका दोस्तों? बलराम जाखड़। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष पद छोड़कर राष्ट्रपति बने। लोकसभा अध्यक्ष पद छोड़कर क्या बने दोस्तों? आपके राष्ट्रपति बने। क्या राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे दोस्तों आपके? लोकसभा के वह अध्यक्ष कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष पद छोड़कर राष्ट्रपति बने? नीलम संजीव रेड्डी। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सबसे छोटे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष, सबसे छोटे
कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन थे आपके दोस्तों? आपके जीएमसी बाल योगी। कौन थे आपके? जीएमसी बाल योगी। सीधा क्वेश्चन आता है। पद पर रहते हुए यानी विमान दुर्घटना में देहांत होने वाले कौन थे आपके दोस्तों? जीएमसी बाल योगी। यानी पद पर रहते हुए देहांत होने वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपके? बाल योगी थे। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। सबसे लंबे समय तक कौन थे आपके? बलराम जाखड़ थे दोस्तों। ये बने थे 1980 के अंदर। 1980 से 1989 तक रहते, लेकिन आप चेंज हो सकता है दोस्तों आपके, क्योंकि ओम बिरला आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी ओम बिरला का कार्यकाल सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका। लेकिन अपने ऑप्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों बलराम जाखड़ रहते हैं आपके 1980 से 1989 तक। सीकर से आपके रहते लोकसभा, फिर झुंझुनू से भी रहते। तो बात करें अब आपका ओम बिरला, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ओम बिरला जी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से हो चुके हैं आपके, 5-5-10 साल हो जाएंगे, ठीक है उनको इस बार। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन है अपना, प्राचीन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम से अनुक्रम कौन सा है? वक्ताओं का नाम और सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों रवि, रे, बलिराम भगत, के.एस. हेगड़े, उखम सिंह। दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा नाम आपका? सरदार उखम सिंह आएगा दोस्तों, सरदार उखम सिंह, बलिराम भगत, के.एस. हेगड़े और रवि रे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं का पूछा दोस्तों, अनुक्रम पूछा दोस्तों, सही अनुक्रम, यानी पहले कौन आए थे, उनके बाद में कौन आए थे, फिर उनके बाद में कौन आए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के गठन के बारे में कौन से कथन सत्य है? लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों आपकी? 552। सही बात है क्या? बताओ भाई। नहीं, पहला गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। ये सॉरी दोस्तों, आपका लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों आपकी? 552 हो सकती है। बिल्कुल राइट बात है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य बात है। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या 542 है। वर्तमान में कितनी? 542 है क्या दोस्तों आपकी लोकसभा में सदस्य संख्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। वर्तमान में कितनी है दोस्तों आपकी? वर्तमान में 543 है दोस्तों। कितनी है आपकी? 543, ठीक है। लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल राइट। लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो हमें सही पूछा है तो आपका पहला केवल सही है, दूसरा आपका सही नहीं है दोस्तों। आपका पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी देश की बात करें, आपका 104वां संविधान संशोधन कौन सा आपका? नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। आपका अधिकतम कितने हो सकते हैं दोस्तों आपके? अधिकतम हो सकते हैं दोस्तों आपके 552। कितने सदस्य हो सकते हैं? 552, ठीक है। वर्तमान की बात करें दोस्तों आपके, वर्तमान में थे 545। वर्तमान में पहले कितने थे दोस्तों आपके? 545 थे, ठीक। फिर दोस्तों ये संशोधन होता है आपका, देखो संशोधन याद करना दोस्तों। आपका संशोधन कौन सा होता है आपका दोस्तों? आपका 104वां संविधान संशोधन 2019, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019, ठीक है। इस द्वारा, इस संशोधन द्वारा दोस्तों आपके मनोनीत सदस्यों का प्रावधान समाप्त कर, मनोनीत सदस्यों का प्रावधान समाप्त, प्रावधान क्या कर दिया दोस्तों? आपका समाप्त कर दिया। तो वर्तमान में कितने सदस्य बचे फिर दोस्तों आपके? वर्तमान में कितने सदस्य बचे आपके? वो बचे दोस्तों आपके 545 होने थे। तो आपके मनोनीत सदस्य कितने होते थे आपके? 2। राष्ट्रपति नियुक्त करता था। तो वर्तमान में कितने बचे आप दोस्तों आपके? 543। वर्तमान में कितने बचे दोस्तों आपके? 543। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित राज्यों के लोकसभा क्षेत्रों को सही रूप में मिलाइए। राज्यों के लोकसभा क्षेत्रों को सही रूप से मिलाना है दोस्तों। चलो मिलाते हैं। कौन से राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं ये हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा किसकी है दोस्तों आपकी? अधिकतम। देखो सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। सबसे पहले कर्नाटक की बात करें दोस्तों आपकी, कर्नाटक के अंदर कितनी है आपकी? 28। कर्नाटक के अंदर कितनी है दोस्तों आपकी? 28। तो पहला किस में आ जाएगा दोस्तों? 4 के अंदर। तो पहला 4 बी में है, सी में है और डी में है। तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों आपके, आंध्र प्रदेश में कितनी है बताओ भाई? आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है?
आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों आपकी? 25 है। तो दूसरा किस में आ जाएगा दोस्तों? एक में। तो 2 में 1 है और 3 में 1 है, चौथा ऑप्शन आप कैंसिल हो जाएगा। गुजरात की बात करें दोस्तों, अपना निकटतम पड़ोसी निचला कौन सा? गुजरात। 26 सीटें दोस्तों गुजरात में। कितनी है? 26। 3-2 के अंदर, 3-2 के अंदर है, इसमें 3 में है, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा की बात करें दोस्तों, आपका 21 सीटें। कितनी है दोस्तों आपकी? 21 सीटें। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी, यहाँ पर याद करो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, अधिक लोकसभा सीटें। सीट की बात करें दोस्तों, कौन से राज्य में? यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों कितनी है आपकी? 80। कितनी है दोस्तों आपकी? 80। ठीक है। न्यूनतम की बात करें दोस्तों आपकी, न्यूनतम कौन से राज्य की है दोस्तों आपके? सिक्किम की। न्यूनतम सीट की बात करें दोस्तों आपकी, तो 2 राज्य याद कर सकते हो, दोनों की बराबर है। एक तो सिक्किम है, एक नागालैंड। सिक्किम और नागालैंड। कितनी है दोस्तों आपकी सिक्किम और नागालैंड की? वह है दोस्तों आपकी 1 सीट। कितनी है दोस्तों आपकी? 1 सीट है सिक्किम और नागालैंड की। एक क्रम पूछा गया था 2025 के अंदर, क्रम का क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर दोस्तों पूछा गया था आपका वेस्ट बंगाल 42। ठीक है। फिर दोस्तों पूछा गया था आपका तमिलनाडु। कितनी थी दोस्तों तमिलनाडु की आपकी? 39। इसके बाद में पूछा गया था दोस्तों आपकी राजस्थान। कितनी थी दोस्तों राजस्थान की? 25। और फिर पूछा गया था दोस्तों एक राज्य और था अपना, कौन सा? उड़ीसा, जिसे कितनी थी आपकी? 21। ये क्रम 2025 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2025 में क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग है और उन्हें संविधान में कहाँ वर्णित किया गया? 2 अंग है दोस्तों आपके। वर्तमान कितने अंग है दोस्तों? 3 अंग है। जो भारत में संसद में कितने अंग है और उन्हें संविधान में कहाँ वर्णित किया गया? तो 3 अंग है दोस्तों आपके। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और अनुच्छेद 79 में दोस्तों उल्लेखित किया गया। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों। 79 में क्या दोस्तों आपकी? संसद है। जो संसद में मुख्य रूप से 2 राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बिना जो विधेयक आता है वो पारित नहीं होता, इसलिए इससे भी दोस्तों संसद का अंग माना गया है किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए सदस्य संख्या, मनोनयन और निर्वाचित सदस्यों का सही विवरण बताइए। सदस्य संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों आपकी? 250 या 245? बताओ भाई, अधिकतम में राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है आपकी? 245 हो सकती है। ठीक है। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245। मनोनीत कितने आपके? बताओ भाई। 12 और निर्वाचित कितने हैं? 233। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ से। और यहाँ पर याद कर लें दोस्तों, अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों आपकी? 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। किसके अंदर उल्लेखित है दोस्तों आपकी? अनुच्छेद मैंने आपको बताया आपका 80A के अंदर। किसमें आपके? 80A के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को किन 4 क्षेत्रों, देखो किन 4 क्षेत्रों में विशेषज्ञता या अनुभव के आधार पर मनोनीत किया जाता है? तो मैंने क्या बताया आपका? विज्ञान, कला, समाज सेवा और दोस्तों क्या जाएगा आपका? साहित्य। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, वही क्वेश्चन आ गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है और कौन इसे आयोजित करता है? राज्यसभा की बात करें दोस्तों, सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है और कौन इसे आयोजित करता है? बताओ भाई। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष आम चुनाव, निर्वाचन आयोग नहीं दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्य विधानसभा करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर राज्य विधानसभा करती है।
यानी जैसे 10 सदस्य आपके राज्यसभा के राजस्थान के, तो राजस्थान के विधानसभा के 200 सदस्य वो निर्वाचित करते हैं उन 10 सदस्यों को। ठीक है, इस प्रकार से राज्य विधानसभा इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर सीधा क्वेश्चन, इस सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों। और ये किसमें उल्लेखित है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 80(4) के अंदर है दोस्तों, किसमें, आपके अनुच्छेद 80(4) के अंदर। और यूटी की बात करें दोस्तों, आपके यूटी पूछे तो यूटी आपका अनुच्छेद उल्लेख है अनुच्छेद 80(5) के अंदर। यूटी में किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म दे रहा। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल राइट। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, आपके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आपका 6 वर्ष होता है। अवधि की बात करें, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, बिल्कुल राइट। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल राइट। यानी कारण में से किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेखित है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 83 के अंदर। किसमें, आपके अनुच्छेद 83 के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर क्या जगह इसका, राइट आंसर क्या जगह आपका दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, आपके सभापति पद को उठाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल राइट। ये हमने पढ़ा था आपका, ठीक है। सभापति को पद उठाने पर प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अनुच्छेद 67 के तहत दोस्तों उठाने का प्रावधान लाया जाता है। उस दौरान सभापति की बात करें, राज्यसभा की सभापति के रूप में अध्यक्षता नहीं कर सकता। यदि राज्यसभा पूर्ण बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा साधारण बहुमत से पास कर दे तो सभापति पद से मुक्त हो जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये। राज्यसभा का उपसभापति राष्ट्रपति के समक्ष पद ग्रहण करता है, राज्यसभा का उपसभापति राष्ट्रपति के समक्ष पद ग्रहण करता है, नहीं दोस्तों। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, यानी राष्ट्रपति के समक्ष यानी सम्मान पद ग्रहण नहीं करता है दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति के समक्ष पद ग्रहण करता है, यानी पदेन सदस्य होता है आपका, पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ और संबंधित अनुच्छेद मिलाइए। अनन्य शक्तियाँ और संबंधित अनुच्छेद मिलाने दोस्तों, आपकी राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन यानी IAS, IPS, IFS, इसका सर्जन कौन करता है भाई, जो पद है इनका सर्जन कौन करता है दोस्तों, ये सर्जन करता है दोस्तों राज्यसभा। कौन करती है, राज्यसभा करती है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, आपके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 312 के तहत, बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया है। उपराष्ट्रपति के पद को उठाने का प्रावधान किसमें दोस्तों, आपके अनुच्छेद 64 के अंदर। किसमें, आपके अनुच्छेद 64 के अंदर। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 249, 312, 64, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल राइट। लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल राइट। सी बात है ना, बिल्कुल राइट। और जब दोस्तों 2027 में सीटें बढ़ेगी, तो दोस्तों आधार क्या होगा आपका, तो आधार होगा दोस्तों आपकी जनगणना होगी आपकी 2001। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक सीटों का आवंटन स्थिर रखा गया, बिल्कुल राइट। यानी कारण में सही है तो कथन और कारण दोनों सही है, तो कथन कारण का सही स्पष्टीकरण ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निम्न में राज्यों और लोकसभा सीट में कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है भाई। उत्तर प्रदेश में 80, सर्वाधिक महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, राजस्थान में 15 नहीं है दोस्तों। अभी कितनी लोकसभा की सीटें 25 है दोस्तों, कितनी आपकी 25 लोकसभा की सीटें कितनी आपकी 25 है। किसके अंदर दोस्तों आपकी बताओ भाई, लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर कितनी है 25। सीधा के चुनाव का पूछ ले जाता है। 15 किसी की है भाई, 15 किसी की नहीं है मेरे हिसाब से, 15 किसी की भी नहीं है। 14 जरूर झारखंड की है, 14 किसकी है आपकी झारखंड की है, ठीक है। 14 असम की भी है आपकी, असम की भी 14 ही है भाई। और बताओ 15 तो किसी की नहीं है, ठीक है। 17 तेलंगाना की है, 17 किसकी है, तेलंगाना जो नया राज्य बना अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा अपना राजस्थान।
ये पीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, पीटेट के एग्जाम जो बीएड वाले एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर। संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण अवधि विस्तार के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। आरक्षण है दोस्तों आपकी लोकसभा के अंदर, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के तहत आपके अनुच्छेद दोस्तों 334, ठीक है, 334 के तहत, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात है दोस्तों आपका। क्या दे रखा है दोस्तों, इस पर बवाल भी बहुत हुआ था। प्रारंभ में ये 10 वर्ष के लिए था आपका, प्रारंभ कितने वर्ष के लिए था आपका, 10 वर्ष के लिए, राइट। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसकी अवधि 2040 तक बढ़ा दी गई, नहीं दोस्तों 2040 तक नहीं बढ़ाएगी। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति कितनी 47 सीटें आरक्षित है, बिल्कुल राइट। खत्म दोस्तों पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। महिलाओं को यानी लोकसभा में ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण नहीं है, लोकसभा में ओबीसी व महिलाओं को आरक्षण नहीं है, महिलाओं को आरक्षण नहीं है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य कूट है, कौन सा असत्य कूट है ये हमें बताना है। निर्वाचन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है, बिल्कुल राइट। निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, बिल्कुल सत्यवाद है दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्यवाद है। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, नहीं दोस्तों आपका। लोकसभा सदस्य बात करें सांसद है, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से थोड़ी होता है, हम चुनते हैं लोकसभा, अपने सांसद को हमने देखा था। इस बार हमारे सांसद कौन है, आप अपने अपने जिलों में कौन अपने सांसद है उसके नाम कमेंट के अंदर लिखना भाई, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 के अंदर है, बिल्कुल राइट। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 के अंदर है, बिल्कुल राइट। तो आपका केवल 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कूट पूछा था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के कार्यकाल एवं विघटन के संदर्भ में खतरनाक कारण पर विचार कीजिए। लोकसभा अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक बनी रहती है, बिल्कुल राइट। लोकसभा अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक बनी रहती है, बिल्कुल राइट। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि से पूरा भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखना, 5 वर्ष तक बनी रह सकती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष की अवधि से पूरा भंग कर सकता है, दोनों कथन सही है। लेकिन दोस्तों व्याख्या सही नहीं कर रहा, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर किसी व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष पद के निम्नलिखित, लोकसभा अध्यक्ष पद से संबंधित निम्न युग्म में कौन सा सही सम्मिलित है। निर्वाचन की तिथि का निर्धारण कौन करता है दोस्तों आपके, राष्ट्रपति। त्यागपत्र संबोधित किसको करता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष सूचना किसको देता है, राष्ट्रपति को। सूचना किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। पद से हटाना 7 दिन पूर्व सूचना नहीं दोस्तों आपका। पदावधि लोकसभा सदस्य बने रहने तक, बिल्कुल राइट। तो 1, 2 और 4 से, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों। पदावधि की बात करें तो आपके अनुच्छेद 83 के अंदर उल्लेखित है 5 वर्ष तक बनी रहेगी पदावधि, आपके अनुच्छेद 83 के तहत। इसमें आपका अनुच्छेद 83 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की तुलना में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, सीधा क्वेश्चन का पूछा जा सकता है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में निम्न का कालानुक्रम में क्या तार्किक क्रम निर्धारित कीजिए। संसदीय प्रक्रिया के आधार पर करना था दोस्तों। कर्णपूर्ति सुनिश्चित करना लोकसभा कार्य, बिल्कुल राइट। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य कर्णपूर्ति सुनिश्चित करना, पहले सदन की अध्यक्षता करना। लोकसभा देखो तार्किक क्रम यानी सबसे पहले तो क्या करता है लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्षता करता है। फिर दोस्तों
अध्यक्षता के लिए गणपूर्ति का डिसाइड करता है। क्या करता है? गणपूर्ति डिसाइड करता है। फिर दोस्तों धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, ये देखता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि अनजाने में है तो फिर दोस्तों आपके धन विधेयक को धन विधेयक घोषित करना, और फिर दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपके? यहाँ पर साथ साथ याद कर लो दोस्तों, गणपूर्ति कितनी होती है आपकी? गणपूर्ति होती है कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है, 1/10। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो 2 क्वेश्चन। देखो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है आपका अनुच्छेद 118(4) के तहत, अनुच्छेद 118। लेकिन यहाँ पर नोट लगा याद कर लेना दोस्तों, दोनों क्वेश्चन भिन्न भिन्न है। देखो संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है दोस्तों आपके? संयुक्त बैठक का प्रावधान यह है दोस्तों आपके अनुच्छेद 108 के अंदर। किसमें? आपके अनुच्छेद 108 के अंदर। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वो अनुच्छेद 118 के तहत। 108 के तहत दोस्तों कौन बुलाता है? कौन बुलाता है दोस्तों? आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दल बदल संबंधी अयोग्यता के विवाद के निर्णय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर हमें विचार करना, चलो करते हैं। लोकसभा में दल बदल से संबंधित अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, बिल्कुल राइट। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर है, बिल्कुल राइट। अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन पूर्ण से परे है। नहीं दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। गलत हो जाएगा तो कौन से कथन सही है दोस्तों आपका? पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा एवं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न युग्मों में कौन सा असंगत है? असंगत कौन सा? गलत। देखो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपके? गणेश वासुदेव मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत श्यानम एंकर प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल राइट। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। प्रथम प्रोटेम स्पीकर दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल राइट। तो कोई भी असंगत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। सारे के सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों विचार कीजिए। लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों विचार करना है। पहला लाइन दे रखी है आपकी, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पद के लिए पृथक शपथ ग्रहण करते हैं, बिल्कुल राइट। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद के लिए पृथक शपथ ग्रहण करते हैं, बिल्कुल राइट है क्या? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल राइट। उपाध्यक्ष जिस समिति का सदस्य होता है वह स्वभावतः है उसका अध्यक्ष होता है। नहीं दोस्त, सी कोड की बात करें, 2 आ गया, 1 2 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 95 के प्रावधान, अनुच्छेद 95 के प्रावधान। तो अनुच्छेद 95 क्या दोस्तों? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, आपके दोनों की शक्तियों कर्तव्यों का उल्लेख, कर्तव्य है दोस्तों आपके। क्या दे रखा है कथन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में सदन को यथाशीघ्र नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना होता है, बिल्कुल राइट। लेकिन दोस्तों व्याख्या सही नहीं है, तो ये दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का आ गया, ठीक है, इसी का था तो नेक्स्ट, संसदीय सदस्यों की शपथ एवं प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्न कथनों में निम्न का सही सम्मिलित कोड बताइए। अनुच्छेद 99 शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके निर्धारित व्यक्ति के समक्ष करता, सही बात है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, बिल्कुल राइट। लोकसभा सदस्य प्रोटेम स्पीकर के साथ शपथ लेते हैं, बिल्कुल राइट। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर दोस्तों आपके क्या आपका भर्तृहरि महताब थे दोस्तों आपके, बिल्कुल राइट। तो 1 2 3 4 आपको सत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, देखिए, संसद सदस्य अर्थाओं के संबंध में निम्न कथनों विचार कीजिए। निम्न कथनों पर में विचार करना, चलो करते हैं। क्या दे रखा, देखिए, संसद सदस्य बनने हेतु 30वीं अनुसूची के अनुसार शपथ लेना अनिवार्य है, बिल्कुल राइट। कौन सी अनुसूची के तहत दोस्तों? आपकी 30वीं अनुसूची के तहत।
और मैंने क्या बताया था, तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल का उल्लेख नहीं है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, बिल्कुल राइट। प्रत्याशी का उसी राज्य की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है जहाँ से वो चुनाव लड़ सकता है, नहीं दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है आपके। जैसे मनमोहन सिंह थे दोस्तों आपके अंतिम, मनमोहन सिंह आपके नहीं रहे अपने बीच, बहुत ही अच्छे नेता थे, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अपने, जो असम से उनका नामांकन था, लेकिन वो राजस्थान की राज्यसभा के सदस्य रहे थे, राजस्थान के राज्यसभा के सदस्य रहे थे। ऐसे केरल के भी कुछ ऐसे सदस्य थे कांग्रेस के जो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रहे थे, यानी राजस्थान में नाम होना अनिवार्य नहीं है। संसद विधि द्वारा अतिरिक्त योग्यता निर्धारित कर सकती है, बिल्कुल राइट। उपरोक्त में से कौन सा सही है दोस्तों, पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद सदस्य की निरर्थाओं यानी अनुच्छेद 102 की बात करा के संदर्भ निम्न में से कौन सा असत्य कूट है, असत्य कूट कौन सा है दोस्तों, लाभ का पद धारण करना, सही बात है। न्यायालय द्वारा विकचित घोषित करना, ये भी दोस्तों निरर्थ है। कम से कम 2 वर्ष की सजा का प्राप्त करना, नहीं दोस्तों, कम से कम 2 वर्ष की सजा प्राप्त करना दोस्तों ये प्रावधान नहीं है। भारत का नागरिक न होना, ये भी है। तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कूट पूछा केवल 3, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में वर्णित दल बदल संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों, दल बदल, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, आपकी 85 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, राजीव गांधी द्वारा। मूलतः 1/3 सदस्यों को अलग होने पर दल बदल नहीं माना जाता था, ठीक है, बिल्कुल राइट। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह सीमा 2/3 कर दी गई, सही बात है कि दोस्तों आपकी, वह 2/3 कर दी गई। बिल्कुल सत्य बात है, 2/3 कर दी गई, बिल्कुल सत्य बात है। निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाए तो वह अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, अयोग्य ठहरा जाएगा। मनोनीत सदस्य यानी अयोग्य मतलब आपका मंत्री नहीं बन सकता उससे, जैसे अभी वर्तमान में कोई लोकसभा सांसद है वो चुन के गया है और यदि वह कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जाता है तो बीजेपी सरकार उसको मंत्री नहीं बना सकती जब तक वो अगला चुनाव जीतकर वापस नहीं आ जाता, तब तक, तभी नहीं जाते भाई, तो ये नहीं होगा। मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल राइट। सही कोड का चयन कीजिए, 1 2 4 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद के निर्णय के संदर्भ में कथन और कारण पर विचार कीजिए, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दल बदल से संबंधित अयोग्यता का अंतिम निर्णय सदन का पीठासीन अन्य अधिकारी करता है, बिल्कुल सत्य बात है। अन्य प्रकार की अयोग्यता के विवाद का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है, बिल्कुल राइट। ए और आर दोनों सही था, परंतु आर एक की व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद से संबंधित निम्न अनुच्छेदों का सही कूट चुनिए। अनुच्छेद 100 के अंदर दोस्तों गणपूर्ति है, बिल्कुल सत्य बात है। अनुच्छेद 101 में स्थान रिक्त होना है। अनुच्छेद 121 में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषिद्ध है। अनुच्छेद 122 में संसदीय कार्रवाई न्यायालय में प्रश्न करते हैं, तो दोस्तों 1 2 3 4 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय सदस्यों के वेतन भत्तों के संबंध में से कौन सा सही है, यानी संसद के जो वेतन भत्ते हैं दोस्तों आपकी, सबसे पहले बात करें हम तो वेतन भत्तों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 97 के अंदर है। वेतन भत्ते राष्ट्रपति अध्यादेश निर्धारित करता नहीं दोस्तों, पहला नहीं होगा आपका। वेतन भत्ते संविधान की 2य अनुसूची में निर्धारित नहीं दोस्तों। वेतन भत्ते संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। समय समय पर कौन निर्धारित करती है दोस्तों, संसद करती है, अनुच्छेद 97 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रस्तावों का सही सम्मिलित कूट बताइए, निम्न प्रस्तावों का सही सम्मिलित कूट बताना दोस्तों में। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, बिल्कुल राइट। निंदा प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, नहीं दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में 50 सदस्यों के समर्थन से आ सकता है, बिल्कुल राइट। कार्य स्थगन प्रस्ताव दोस्तों अति महत्वपूर्ण लोक विषय पर केवल लोकसभा में आ सकता है, बिल्कुल राइट। 1 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट। अविश्वास प्रस्ताव एवं विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सही है, अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, नहीं दोस्तों। विश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, नहीं दोस्तों। विश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा नहीं लाया जाता, आपका सरकार द्वारा लाया जाता है। विपक्ष द्वारा दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद पद पर नहीं रहती है, नहीं दोस्तों। मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है आपकी, समाप्त यानी हट जाती है। विश्वास प्रस्ताव पारित न होने पर सरकार त्यागपत्र देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव पारित न होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव पारित न होने पर आता है,
विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर दोस्तों त्यागपत्र देना पड़ता है, इस नए को उठा लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रस्तावों एवं उनके उद्देश्य का सही सम्मिलित कूट हमें चुनना है। चलो चुनते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव, सांसदों के विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ आपका, तो किसमें आ जाएगा दोस्तों आपका? मंत्री द्वारा सदन को गुमराह करने पर, पहला बी में। धन्यवाद प्रस्ताव दोस्तों आपके, धन्यवाद प्रस्ताव दोस्तों राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों सरकार के बहुमत को चुनौती देना, विपक्ष लेके आता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव दोस्तों आपके अति महत्वपूर्ण लोक विषय पर चर्चा। तो बी ए सी डी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त बैठक एवं वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में सही सम्मिलित कूट बताना है। चलो बताते हैं सही सम्मिलित कूट। दहेज निरोधक विधेयक, दहेज निरोधक विधेयक की बात करें तो यह आता दोस्तों 1961 के अंदर। बैंकिंग सेवा विधेयक की बात करें दोस्तों आपका, ये कब आया था दोस्तों आपके? 1978 के अंदर आया था क्या? आतंकवाद निरोधक विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक की बात करें दोस्तों तो ये कब आया था दोस्तों? 2002 के अंदर। वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें आता है आपका? अनुच्छेद 112 में बजट। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक संसदीय विशेषाधिकार नहीं है? निम्न से कौन सा सामूहिक संसदीय विशेषाधिकार नहीं है? सदन की कार्रवाई संचालित करने का अधिकार है दोस्तों, बहस का प्रकाशन रोकने का अधिकार है, सदस्यों की गिरफ्तारी में से पूर्ण छूट नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? संचित निधि से धन विधेयक, संचित निधि से धन विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है, बिल्कुल राइट। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 में वर्णित है। आकस्मिक निधि संसद के अध्यक्ष के अधिकार में रहती है नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका असत्य हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। आकस्मिक निधि 267 में वर्णित है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है दोस्तों। लेखा अनुदान दोस्तों, लेखा अनुदान की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 116 के अंदर है। कुल अनुमानित व्यय का 1/6 भाग 2 माह हेतु। विनियोग विधेयक दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंदर है आपका? विनियोग विधेयक की बात करें दोस्तों वह है आपका अनुच्छेद 114। व्यय हेतु संसद की स्वीकृति बाद धन निकासी। संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दोस्तों आपके? संचित निधि की बात करें तो अनुच्छेद 266(1) और वहीं बात करें दोस्तों आपकी आकस्मिक निधि की बात करें तो दोस्तों आपकी आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों कारण पर सही विकल्प चुनिए दोस्तों। सही विकल्प हमें चुनना है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़ाव बहन कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। लोक लेखा समिति है, इसको प्राक्कलन समिति का जुड़ाव बहन कहा जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सत्य बात है। लोक लेखा समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करती है तथा केग इसके मार्गदर्शक अग्रज और मित्र की भूमिका निभाता है, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों कथन ए और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 संविधान संशोधन 1978 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा दोस्तों, कौन सा सत्य है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया, बिल्कुल राइट। किसमें जोड़ा आपका? अनुच्छेद 300 के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, पहला सही है दोस्तों आपका। पहला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अनुच्छेद 76(1) में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, बिल्कुल राइट। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए संसद के अनुमोदन हेतु साधारण बहुमत का ही प्रावधान है नहीं दोस्तों, आपके विशेष बहुमत का। विशेष बहुमत, यदि 2/3 सदस्य आते हैं तब ये प्रावधान पारित होगा। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, बिल्कुल राइट। कब? 44 संविधान संशोधन 1978 के अंदर। तो पहला, दूसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सही कोट को चुनिए। सही कोट को हमें चुनना, चलो चुनते हैं दोस्तों आपके। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी दशा में निलंबित न किए जाने का प्रावधान किया गया।
बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया, बिल्कुल राइट। 61वें संविधान संशोधन मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, बिल्कुल सत्य बात है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या 15% की सीमा निर्धारित की सीमा का प्रावधान किया गया, बिल्कुल राइट। 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, नहीं दोस्तों। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सही कोड को चुनिए। सही कोड को चुनना है दोस्तों, निम्न कथनों में हमें सही कोड को चुनना है। चलो चुनते हैं दोस्तों, आपका सही कोड कौन सा हो जाएगा आपका। देखिए कथन पढ़िए आपको। 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की समय सीमा 2030 तक बढ़ाई गई, बिल्कुल राइट। कब तक बढ़ाई गई? 2030 तक बढ़ा दी गई। पहले एक क्वेश्चन आता पीछे, अभी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2040 वाला। 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंगल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, बिल्कुल राइट, 2019 के अंदर, बिल्कुल सत्य बात है। 105वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी पृथक सूची बनाने की शक्ति प्रदान की, बिल्कुल राइट। 105वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया, नहीं दोस्तों। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट है। और नवीनतम लास्ट संशोधन यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 330A, 332A, अनुच्छेद 239AA, अनुच्छेद 334A। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? अनुच्छेद 332A, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी दोस्तों अपनी संसद से जितने क्वेश्चन अपनी कलाम बुकलेट से बनते हैं वो हमने करवाए। यदि आपने ये टेस्ट देना चाहते हो तो मैंने शुरुआत के अंदर बताया था, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर पहले टेस्ट दे सकते हो। PAP बाय DK सर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, PAP बाय DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपकी तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर अभी फर्स्ट ग्रेड को हमने टारगेट ले रखा है, फर्स्ट ग्रेड अपना टारगेट है। फिर दोस्तों सेकंड ग्रेड है, और उसके साथ ही दोस्तों आपकी LDC है, पहली, दूसरी और तीसरी वैकेंसी दोस्तों हमने LDC का आधार माना है। इन 3 वैकेंसियों की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपका कोई छोटा बड़ा भाई LDC की तैयारी कर रहा है तो एक बार PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर जरूर विजिट करना। टॉपिक वाइज टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, इनके माध्यम से उनके मॉक टेस्ट, वीडियो एनालिसिस, साथ साथ जो कॉमन सब्जेक्ट है उनका वीडियो एनालिसिस बताते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इनकी मैट्रिक्स यानी डेली मॉक टेस्ट, फाइनल टेस्ट, आपके 1 महीने तक आपके 10 मॉडल पेपर, सारे के सारे दोस्तों PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।